Everyone, welcome to Vyas IS. So today is your day 42 of Mission UPSC 2027. आज का जो हमारा टारगेट है वो चैप्टर 5 के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस थे, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया था इवोल्यूशन ऑफ कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट तो ठीक है इंडिपेंडेंस के बाद आया। उससे पहले हमारे पास फेडरल कोर्ट हुआ करते थे, बट फेडरल कोर्ट से पहले क्या कैसे चलता था लीगल सिस्टम, ये क्वेश्चन था, है ना। तो वो क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं कि इससे पहले कौन से लीगल सिस्टम थे, किस तरीके से देश में चलता था लीगली सिस्टम। ठीक है। सो बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1937 द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया वाज द प्रीवी काउंसिल। देखिए, ऐसे समझिए कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के आने से पहले इंडिया में जो सबसे बड़ी अथॉरिटी जिसको थी, ठीक है, डिसीजन लेने की या लीगली जो डिसीजन लेते थे, वो थी प्रीवी काउंसिल, जो कि लंदन बेस्ड थी। ठीक है, इंग्लैंड बेस्ड इन लंदन। ठीक है, प्रीवी काउंसिल हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, जब आप हिस्ट्री वगैरह हम स्टार्ट करेंगे तब आप हिस्ट्री में देखेंगे प्रीवी काउंसिल आपको पता होगा पहले से। तो यही चीज़ें हैं जो मैं एक्स्ट्रा आपको करा रही हूँ। हम नहीं तो एनसीईआरटी का एक एक दिन में चैप्टर कंप्लीट करके बहुत जल्दी, अब तक हो सकता है हम शायद 10th क्लास की एनसीईआरटी पे पहुँच जाते हैं, राइट। बट हमारा मोटिव सिर्फ एनसीईआरटी कंप्लीट करने का नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। हमारा मोटिव है कि हम एनसीईआरटी के साथ साथ भी शुरू से थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखते रहे, जिससे कि जब हम कोई भी नया सब्जेक्ट उठाना चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, हमें पहले से थोड़ी चीज़ें तो पता हो कि यार हाँ, ऐसा नहीं है कि यार ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे थे और तो कहीं पढ़ा ही नहीं। हम इस तरीके से ही लिंकेजेस देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपकी हिस्ट्री में आप भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हम इकोनॉमिक्स की अभी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो आपके आगे जाके आपको हेल्प करे, राइट। इवन आपके जो फ्रेंड्स 2027 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 2028 की भी तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं इस कोर्स के लिए, जो कि ऑफकोर्स फ्री है यूट्यूब पे। या तो आप चैनल के लिंक भी शेयर कर सकते हैं या फिर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी उनको दे सकते हैं। ठीक है। So, however, the judicial structure in India was largely influenced by the British and the system evolved over time. That is so obvious कि हमारा जो judicial structure है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा उसमें इन्फ्लुएंस करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का ही पहला इंडिया में रूल था। ठीक है, धीरे धीरे बट ये सिस्टम चेंज हुआ जब हमारे पास फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आया। तो पहले के टाइम में जब मैं बात करूँ 70s की, आप देखेंगे 70s के टाइम पे मेयर कोर्ट हुआ करते थे। कौन से कोर्ट हुआ करते थे? 1726 की अगर मैं बात करूँ, यानी कि इंडिपेंडेंस से 200 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पे लगभग। तो मेयर कोर्ट होते थे। तो मेयर कोर्ट किसने इस्टेब्लिश किए? मेयर कोर्ट आए थे बाय द चार्टर ऑफ 1726 इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, मद्रास भी बोलते हैं कई लोग, मद्रास भी बोलते हैं। सो मेयर कोर्ट जो थे वो किसने इस्टेब्लिश किए थे? इस्टेब्लिश किए गए थे, चार्टर जो आया था 1726 का, उस चार्टर के द्वारा मेयर कोर्ट आए थे। किन किन टाउन्स में? कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे में। ठीक है, दीज वर द फर्स्ट ब्रिटिश स्टैब्लिश कोर्ट। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं इंडिया के अंदर ये सबसे पहले स्टैब्लिश कोर्ट्स थे मेयर कोर्ट, जो कि कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में आए थे। जो सिविल केसेस हो या क्रिमिनल केसेस हो, उन केसेस को डील करते थे फॉर द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स एंड अदर्स इन द प्रेसिडेंसी टाउन। ठीक है, जो भी ब्रिटिशर्स आते थे। सिविल केस क्या है, क्रिमिनल केस क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंस पढ़ा था। आई होप आप लोगों को याद होगा। नहीं याद तो प्लीज़ रिवाइज करते रहिए, वरना रिविजन नहीं करेंगे तो सब चीज़ें भूलते रहेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया। पहले मेयर कोर्ट आया। अपील्स फ्रॉम द मेयर कोर्ट कुड बी टेकन टू द गवर्नर इन काउंसिल एंड अल्टीमेटली टू द प्रीवी काउंसिल इन इंग्लैंड। कि अगर किसी को मेयर कोर्ट से सेटिस्फैक्शन नहीं मिली तो वो कहाँ पे जाके बात करता था? जैसे अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट पे जाके या फिर सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते थे। इस तरीके से अब ये हमारे पास हायरार्की है कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट पे जा सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे। इस तरीके से अपील कर सकते हैं। पहले क्या होता था? मेयर कोर्ट होते थे। मेयर कोर्ट से अगर हम सेटिस्फाई नहीं है तो हम गवर्नर इन काउंसिल के पास जाते थे। ठीक है, अपील कर लेते थे गवर्नर इन काउंसिल, और फिर अल्टीमेटली किसके पास जाता था? प्रीवी काउंसिल के पास केस जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से केस होते थे कि पहले मेयर कोर्ट से जाके गवर्नर इन काउंसिल के पास, और फिर फाइनली प्रीवी काउंसिल इंग्लैंड में। ठीक है, फिर ये तो हुई 1726 की बात। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आया कुछ सालों बाद, लगभग आप मान लीजिए 40 के आसपास हो गए आपके साल। ठीक है, लगभग 45 ईयर्स ही हो गए ऐसे मान लीजिए। तो उसके बाद हमारे पास आए सुप्रीम कोर्ट्स इन प्रेसिडेंसी टाउन्स में। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी टाउन्स है? कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। तो पहले हमारे पास मेयर कोर्ट आए, फिर मेयर कोर्ट के बाद इन्हीं कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना गया। सो दिस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो से रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, उसने मेयर कोर्ट को रिप्लेस करके क्या नाम कर दिया?
सुप्रीम कोर्ट कर दिया, यानी कि मेयर कोर्ट का नाम रिप्लेस होके कुछ सालों बाद सुप्रीम कोर्ट कर दिया इन प्रेसिडेंसी टाउन्स के लिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता बोला जाता था 1774 में। ठीक है, द फर्स्ट सच कोर्ट विद बोथ ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिसडिक्शन सर्विंग एज द हाईएस्ट कोर्ट इन द रीजन। तो ये पहला आप ऐसे कह सकते हैं, एक ओरिजिनल और एक एपिलेट जुरिसडिक्शन था, जो हाईएस्ट कोर्ट हम मानते थे रीजन का, जिसमें अपील कर सकते हैं हम ऊपर। अपीलेट जुरिसडिक्शन आपको पता है क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ चुका है। तो इस तरीके का ये पहला कोर्ट हुआ करता था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सुप्रीम कोर्ट की भी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंसी टाउन के अंदर भी पहला आया, कोलकाता के अंदर 1774 में। धीरे धीरे मद्रास में भी इस्टेब्लिश हुआ कुछ सालों बाद, और बॉम्बे में भी इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, मद्रास में आपका हुआ 1801 में और बॉम्बे में हुआ 1824 में। तो यानी कि सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट मेयर कोर्ट को रिप्लेस करने के बाद कोलकाता में आया, देन उसके बाद मद्रास में आया, एंड देन उसके बाद बॉम्बे में आया। ठीक है, दीज कोर्ट्स हैंडल्ड केस इन्वॉल्विंग बोथ ब्रिटिश एंड इंडियन सब्जेक्ट। ब्रिटिश के भी केसेस देखते थे और इंडियंस के भी, बट प्राइमरीली ब्रिटिश के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ये क्या आए थे, कोर्ट आए थे। ठीक है, अब इसके बाद 18वीं सेंचुरी जब हमारी आ गई तो उसमें हमारे पास आ गए सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ क्या चलते थे, ब्रिटिश ने एक और कोर्ट्स बनाने शुरू किए जिसको हम बोलते हैं सादर दीवानी अदालत। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिविल कोर्ट। सिविल केसेस को हैंडल करने के लिए सदार दीवानी अदालत आए, और ये तो हुए सिविल कोर्ट के लिए। क्रिमिनल कोर्ट के लिए हमारे पास आया सदार निजामत अदालत। सदार निजामत, दीवानी है तो सिविल है, और निजामत है तो क्रिमिनल हम बोल सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, तो वही है पैरेलल टू द सुप्रीम कोर्ट इन द प्रेसिडेंसी टाउन। प्रेसिडेंसी टाउन में जो सुप्रीम कोर्ट के थे उसके साथ साथ ब्रिटिश ने सदार दीवानी अदालत सिविल कोर्ट खोले एंड सदार निजामत अदालत क्रिमिनल कोर्ट खोले प्रोविंशियल लेवल पे। ठीक है, हर प्रोविंसेस में खोले, आप ऐसे समझ लीजिए। दीज कोर्ट एक्टेड एज ए एपेलेट कोर्ट फॉर इंडियन केसेस। इंडियन केसेस के लिए एपेलेट कोर्ट्स थे जो कौन कौन से इश्यूज देखते थे, जो प्रेसिडेंसी टाउन के अलावा केसेस हो रहे हैं, मतलब कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास कंट्री सिटी के अलावा, स्टेट्स के अलावा जो केसेस हो रहे थे बाकी शहरों में, बाकी इंडिया के स्टेट्स में, वो केसेस कौन देखते थे, वो केसेस सदार निजामत अदालत और सदार दीवानी अदालत देखे जाते थे सिविल और क्रिमिनल के बेसिस पे। ठीक है, हायरार्की कैसी चली, पहले हमारे पास होते थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, फिर प्रोविंशियल कोर्ट्स हुए, एंड देन सादर अदालत हो गए, सादर अदालत तो क्रिमिनल और सिविल केसेस देखते हैं। तो यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुए करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर प्रोविंसेस वाइज प्रोविंशियल कोर्ट, और फिर सादर अदालत जो कि प्रोविंशियल लेवल पे देखते थे। तो इस तरीके से हायरार्की थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड सादर अदालत। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले जो आया हमारा आया 1774 में, धीरे धीरे सबके पास आ गया। फिर सदार अदालत भी उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ, लेट 18वीं सेंचुरी में। देन 1861 में क्या आए, हाई कोर्ट्स आए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमने देखे 1824 के आसपास, बॉम्बे में लास्ट 1824 में आया, वैसे 1774 में आए। तो उसके कुछ सालों बाद हाई कोर्ट भी आए 1861 में। तो इंडियन हाई कोर्ट जो है 1861 के, उन्होंने अबॉलिश कर दिए जो सुप्रीम कोर्ट्स और सदार अदालत होते थे। ठीक है, और उन्होंने हाई कोर्ट बना दिए, यानी कि हमने पहले देखा मेयर कोर्ट आए, मेयर कोर्ट को रिप्लेस करके नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया, जो कि सबसे पहले कोलकाता में आया, देन हमारा बॉम्बे और मद्रास में आया। ठीक है, पहले मद्रास में आया, फिर बॉम्बे में आया। फिर उनके साथ में सदार दीवानी अदालत और सदार निजामत अदालत भी चल रहा था। ठीक है, बट फिर कुछ सालों बाद 1861 में क्या हुआ कि हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को रिप्लेस करके, बंद करके, अबॉलिश करके क्या आ गया, सुप्रीम कोर्ट्स आ गए, मतलब सुप्रीम कोर्ट्स और सदार अदालत करके जो कोर्ट्स थे उन सबको हटा के क्या लेके आ गए, हाई कोर्ट लेके आ गए। कहाँ पे, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में। ठीक है, दीज हाई कोर्ट बिकम दी, फिर ये कोर्ट सबसे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी हो गई, जो हर एक जुरिसडिक्शंस वगैरह को देखते थे और इंश्योर करना बोथ ओरिजिनल एंड एपेलेट जुरिसडिक्शन। मतलब कि अब सबसे ऊपर पावर में सुप्रीम कोर्ट नहीं था, हाई कोर्ट हो गया था। ठीक है, सबसे ऊपर पावर में कौन हो गए थे, हाई कोर्ट्स हो गए थे। ठीक है, अपील फ्रॉम दी हाई कोर्ट भी मेड टू दी प्रीवी काउंसिल इन लंदन। अगर हाई कोर्ट से कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो कहा जाते थे प्रीवी काउंसिल जो लंदन में है। ठीक है, समझ आई बात। 1861 में हमारे पास थे हाई कोर्ट्स। फिर कुछ सालों बाद
अगर हम बात करें प्रिवी काउंसिल की, प्रिवी काउंसिल कब से कब तक चले, तो प्रिवी काउंसिल हमारा 1726 से लेके 1949 तक था, आज़ादी तक। प्रिवी 1726 में जब हमारे पास सबसे पहले मेयर कोर्ट हुए करते थे, तब से लेके प्रिवी काउंसिल था कब तक, जब तक इंडिया को आज़ादी नहीं मिली, ठीक है। तो प्रिवी काउंसिल एक हाईएस्ट अपेलेट कोर्ट थे हर किसी के लिए, चाहे मेयर कोर्ट की हम बात करें, चाहे हम लोग हाई कोर्ट्स की बात करें, ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। डिसीजंस फ्रॉम द हाई कोर्ट्स एंड इवन द फेडरल कोर्ट कैन बी अपील, कुड बी अपील टू द प्रिवी काउंसिल, कि जो भी डिसीजन हाई कोर्ट के होते थे वो कहाँ पे अपील होते थे, प्रिवी काउंसिल में। सो दिस प्रिवी काउंसिल प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग इंडियन जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, कि इंडिया के जिस भी तरीके से जुडिशियल डिसीजंस लेने थे वो कौन लेता था, प्रिवी काउंसिल, ठीक है। फिर धीरे धीरे 1949 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब 1935 आया, तो कहीं ना कहीं इंडिया में फेडरल कोर्ट आना शुरू हुए 1937 से, ठीक है। फिर वही है कि फेडरल कोर्ट हमारे क्या क्या चीज़ें देखता था, डिस्प्यूट्स देखता था, जो भी प्रोविंसेस और सरकार के बीच में हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर से रिलेटेड चीज़ें हैंडल करना, ठीक है। उस टाइम पे भी ऐसा था कि फेडरल कोर्ट की अपील अगर सेटिस्फाई नहीं हुए तब भी प्रिवी काउंसिल में जाते थे, ठीक है, क्योंकि प्रिवी काउंसिल 1949 तक था और 1949 के बाद ही तो सुप्रीम कोर्ट आने लगे। तो फेडरल कोर्ट के टाइम पे भी फेडरल कोर्ट के अपील सॉल्व करने के लिए कहाँ लोग जाते थे, प्रिवी काउंसिल में। सो बिफोर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1950 द जुडिशियल हायरार्की इवॉल्व थ्रू वेरियस फेजेस। कैसे कैसे हुए, मेयर कोर्ट आया आपका 1726 में, फिर सुप्रीम कोर्ट आया प्रेसिडेंसी टाउन्स में 1774 में, फिर सादर अदालत भी चले लेट 18th सेंचुरी में, हाई कोर्ट हमने देखी 1861 में, एंड देन फेडरल कोर्ट 1937 में, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, कुछ हमने देखे थे बुक्स में, कुछ केसेस थे, ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाला और एक पश्चिम बंगाल खेत मजदूर सैनिटी वाला केसेस, इसमें हमने देखा ये वर्सेस है। अब क्या आपको पता है वर्सेस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये वर्सेस में, ये वर्सेस से पहले जो पार्टी है वो कौन है और वर्सेस के बाद जो पार्टी है वो कौन है, ठीक है। तो वर्सेस से पहले और वर्सेस के बाद की देख लेते हैं कि लीगल केसेस में वर्सेस क्यों लिखा होता है। इवन आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आप देखेंगे कि ऐसा लिखा आता है इन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ दिस केस डैश वर्सेस डैश, तो बहुत देखने को मिलता है। देखिए वर्सेस क्या होता है ना, वर्सेस ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो केस है उसमें दो पार्टी है, जो केस है उसमें दो पार्टी है, एक वर्सेस से पहले और एक वर्सेस के बाद, ठीक है। पार्टी किस तरीके से डिवाइड होती है, यूजुअली एक पार्टी में होता है प्लेंटिफ या पेटिशनर। प्लेंटिफ और पेटिशनर कौन होते हैं, प्लेंटिफ और पेटिशनर एक बंदे होते हैं जो लीगल एक्शन को इनिशिएट कर रहे हैं, जो सबसे पहले लीगल एक्शन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी के लिए केस करने जा रही हूँ और सबसे पहले मैं जाके लॉ अदालत में या लॉ उसमें कोर्ट में बोल रही हूँ मुझे इसके लिए केस लड़ना है, तो मैं जो सबसे पहली बंदी हुई जो केस को लीगली लड़ने जा रही है लॉ सूट के लिए, वो होते हैं प्लेंटिफ या पेटिशनर, ठीक है। जैसे कि ये कोई भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एक सरकार हो सकती है जो केस फाइल कर रही है। दूसरी पार्टी ऑफकोर्स की बात है जिस पे केस लिया जा रहा है, जिसके लिए करा जा रहा है, डिफेंडेंट बोलते हैं हम उसको, रिस्पोंडेंट बोलते हैं। सो पार्टी अगेंस्ट whom the legal action is brought, this can be an individual, organization or an entity which is defending itself against the claim, ठीक है, जो अपने अगेंस्ट लड़ने की कोशिश करी, डिफेंड करने की कोशिश करी, जिसके खिलाफ केस लड़ा गया है, ठीक है। समझ आ गई बात। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, स्टेट वर्सेस जॉन डो, ठीक है। तो अब ये केस है जिसमें दो पार्टी है, तो पहली पार्टी कौन सी पार्टी हुई, जो केस जिसने इनिशिएट किया और किसके ऊपर किया, इनके ऊपर किया है। स्टेट यानी कि मतलब गवर्नमेंट के साथ हो रहा है केस, पर बदले में कौन है, एक कोई इंसान है, ठीक है। रमेश वर्सेस सुरेश का मतलब रमेश प्लेंटिफ है, रमेश ने किसके लिए फाइल करा केस, सुरेश के लिए फाइल किया है, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि दो तरीके के केसेस होते हैं, हमने पढ़ा है क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस। तो क्रिमिनल केसेस में यूजुअली क्या होता है ना, कोई भी क्रिमिनल केस हो रहा हो चाहे किसी दो पार्टी के बीच में ही हो रहा हो, यूजुअली वो जो केस होते हैं वो फाइल होते हैं स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड, ठीक है। वहीं अगर कोई सिविल केस हो रहा है तो रमेश वर्सेस सुरेश ही होगा, मतलब जो भी दो पार्टी के नाम है, ठीक है। बट क्रिमिनल केस यूजुअली स्टेट के अंडर आता है, स्टेट यूनियन आप ऐसे कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हस्बैंड वाइफ है, एक हस्बैंड है एक वाइफ है, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, दोनों ने केस फाइल किया है, तो ऑफकोर्स ये बात है मिस्टर एंड मिसेज ही आएगा, मतलब जो भी हस्बैंड का नाम है, लेट्स से एक्स नाम है तो एक्स वर्सेस वाई ही आएगा। बट अगर मर्डर हो रहा है, फॉर एग्जांपल हस्बैंड ने वाइफ का मर्डर कर दिया है, तो ये क्रिमिनल केस के अंदर आएगा, तो केस कैसे फाइल होगा, स्टेट वर्सेस जिसके ऊपर एक्यूज लगाया जा रहा है, ठीक है, एक्स पर्सन। समझ आ गई बात। तो इस तरीके से
कोई केस सिविल केस है, क्रिमिनल केस है, वो कैसे पता लगेगा कि क्या कौन से तरीके का क्राइम उन्होंने किया है, सिविल के अंदर आएगा क्रिमिनल के अंदर, और उस हिसाब से वर्सेस लगा जाता है। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा ये चीज़, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक दैट पंजाब एंड हरियाणा स्टिल शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट। बहुत ही ऐसा क्वेश्चन था जो हिस्ट्री के हिसाब से आप मतलब देख सकते हैं कि क्यों, रीज़न क्या है, ठीक है, उन पर्टिकुलर स्टेट्स का कि पंजाब हरियाणा आज भी क्यों कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते हैं। उसके कुछ रीज़न है। पहला रीज़न हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है कि कहीं ना कहीं जब हरियाणा एक, आप मानेंगे पंजाब हुआ करता था, पंजाब में से हरियाणा को हटाया, निकाला, मतलब अलग स्टेट बनाई गई थी, और हिमाचल प्रदेश भी एक अलग स्टेट निकल के आई थी। तो जब पंजाब में से हरियाणा को निकला था तो पंजाब को कहीं ना कहीं उस टाइम पे पंजाब के पास एक अपना हाई कोर्ट हुआ करता था, ऑफकोर्स ही बात है, जो चंडीगढ़ में था, ठीक है। सो वही लिखा हुआ है, बिफोर हरियाणा वॉज कार्व्ड आउट एज अ सेपरेट स्टेट इन 1966 में जब हरियाणा को अलग किया गया पंजाब से, तो उस टाइम पे पंजाब एक यूनिफाइड स्टेट थी जिसके पास एक खुद का हाई कोर्ट था चंडीगढ़ नाम से। व्हेन द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966 वॉज पास्ड, तो जब ये पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग अलग हो गए हिमाचल से। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि एक सेपरेट हाई कोर्ट बनाने की जगह एक नई स्टेट में ये डिसाइड किया गया कि जो एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट है वो एटलीस्ट पंजाब के पास वो हरियाणा भी इसमें कवर कर ले, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट बनाना बहुत महंगा पड़ता, कन्वीनियंट नहीं होता, लिमिटेड रिसोर्सेज थे उस टाइम पे 1966 के टाइम पे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के क्यों, अब हिमाचल प्रदेश को अलग हाई कोर्ट दे दिया गया था, उसके बहुत सारे रीज़न थे, जो कि शिमला में है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो एक एरिया है, आप देखेंगे टेरेन पे बहुत है ना, हाई स्लोप वगैरह, पहाड़ वगैरह, तो उस टाइम पे शिमला से लोग, हिमाचल प्रदेश से लोग केस सॉल्व करवाने चंडीगढ़ में आए तो उनके लिए डिफ़िकल्ट है, टेरेन एरिया है, ठीक है। और पॉपुलेशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गई थी हिमाचल प्रदेश को लेकर, तो कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश को तो अलग बनाया गया था, बट स्टिल पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट था जिसको हम आज भी चंडीगढ़ के नाम से जानते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज कन्वीनियंस की वजह से और लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से। तो चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी एंड द शेयर्ड कैपिटल है पंजाब हरियाणा का, ठीक है, उसको लोकेशन बनाया गया है। सो कहीं ना कहीं इट सर्व एज द जॉइंट कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा, सिंस बोथ द स्टेट शेयर द सेम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, हैविंग अ कॉमन हाई कोर्ट इन चंडीगढ़ सिंप्लीफाइज जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सिंप्लीफाई कर देता है। तो अगर एक शेयर्ड हाई कोर्ट होता तो ये इंश्योर करता है कि हर एक सिटीजन के लिए इजी एक्सेस हो। भाई एक जैसा एक ही हाई कोर्ट बनाया हुआ है दोनों के लिए, तो सिटीजन्स के लिए इजी एक्सेस है फॉर बोथ द स्टेट्स एंड अवॉइड द नीड ऑफ टू सेपरेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेम सिटी, ठीक है, कि भाई एक अलग अलग सेम सिटी के अंदर, मतलब ऐसा हो गया ना कि दो जगह जाने की ज़रूरत नहीं, एक ही बना दिया। तो ईजी एक्सेसिबिलिटी के लिए हमने ये कह दिया कि एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल रीजंस थे, कुछ इकोनॉमिक कंसिडरेशंस भी थे। स्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग अ सेपरेट हाई कोर्ट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल, कि भाई एक सेपरेट हाई कोर्ट बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत सारा फाइनेंशियली और लॉजिस्टिकल रिसोर्स चाहिए, ठीक है। उसकी अगर बात करूँ, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चाहिए, स्टाफ चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव चाहिए, ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी कॉस्ट ऐड हो जाती, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो सकती थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी एक ही रखते हैं। तो हरियाणा जब हुआ तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज लिमिटेड थे, ठीक है, और इवन अगर एक नया कॉमन हाई कोर्ट है तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन नहीं होती, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट डबल नहीं आती, तो कहीं ना कहीं पैसा बच ही जाता है। तो कुछ रीजंस थे। और इवन आज भी अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा और चंडीगढ़, मतलब हरियाणा और पंजाब खुश है एक कॉमन हाई कोर्ट से। चंडीगढ़ में जो है वो सोचते हैं कि ठीक है अभी काम चल रहा है तो इट्स फाइन, ऐसा नहीं है उनके बीच में भी चल रहा है कि अलग बनाना है, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी भी करेंटली दोनों हैप्पी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डिस्क्राइब आर्टिकल 21 कि आर्टिकल 21 क्या है। देखिए आर्टिकल 21 एक इकलौता ऐसा आर्टिकल आप मान लीजिए जो सबसे बड़ा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रोविजन है इस आर्टिकल का, क्योंकि ये हमारे को इसके अंदर क्या कवर करता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इतनी ब्रॉड टर्म है अपने आप में कि इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आती है। राइट टू लाइफ के अंदर ही आप देखेंगे खुद की बहुत चीज़ें आ जाती है। तो कहीं ना कहीं एक आर्टिकल सबसे बड़ा है जिसका आपको याद होना चाहिए। जैसे हमने आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक याद किए थे, ED आउट, 14, 15, 16, 17, 18। आई होप आपको ये सारे आर्टिकल याद होंगे, इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी और टाइटल को लेके। इसी तरह आज हम नया आर्टिकल याद कर रहे हैं, आर्टिकल 21, जो कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। सो आर्टिकल क्या कहता है, नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर विच इज एस्टैब्लिश बाय द लॉ, कि किसी भी पर्सन की जो लाइफ है या कोई पर्सनल लिबर्टी है हार्म नहीं होनी चाहिए, डिप्राइव नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट लॉ में अगर कुछ लिखा हो उसके अलावा, ठीक है।
अब क्या क्या फीचर्स है इस आर्टिकल के, कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, कि हर किसी को उसकी लाइफ के लिए प्रोटेक्शन मिलनी ज़रूरी है, लिबर्टी हो. इट ensures that no individual can be deprived of their life or personal freedom unless it is done following a legally established procedures, ठीक है. So it ensures that no individual can be deprived of their life or personal freedom unless it is done following a legally established procedure, ठीक है. ये इंश्योर करता है कि कोई भी इंडिविजुअल, प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड लिबर्टी का मतलब ये है कि हर एक इंडिविजुअल के पास राइट है कि उसकी लाइफ और उसकी लिबर्टी प्रोटेक्ट हो रही हो, कि किसी की भी लाइफ फ्रीडम, किसी की भी लाइफ के साथ डिप्रीवेशन ना हो रहा हो, ठीक है, अनलेस कोई लीगली इस्टेब्लिश प्रोसीजर हो, वो बात अलग है. सो इट प्लेसेस अ लिमिटेशन ऑन बोथ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, कि ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के दोनों पावर के ऊपर है कि दोनों को ये ध्यान रखना है कि प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हर एक सिटीज़न की हो रही हो, ठीक है. दूसरी चीज़ कि ये ऑल पर्सनस के लिए अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन है. आर्टिकल 21 सारे सिटीजन्स के लिए अप्लाई होता है एज वेल एज नॉन सिटीजन्स के लिए अप्लाई होता है, इंश्योरिंग दैट कि हर एक पर्सन जो इंडिया में रह रहा है उनको लाइफ टू फ्रीडम, लाइफ एंड प्रॉपर्टी लिबर्टी मिले, सॉरी, ठीक है. एंड प्रोसीजर इट इज स्टैब्लिश बाय द लॉ, कि ये स्टैब्लिश किसने किया है, कि इट इम्प्लाइज द डेप्रिवेशन ऑफ लाइफ और लिबर्टी मस्ट फॉलो अ वैलिड एंड जस्ट लीगल प्रोसेस, ठीक है. So over time, the judiciary has expanded the scope of Article 21 to include a wide range of rights essential for leading a dignified life. Some of the most interpretation include कि देखिए अब हुआ यूँ कि Article 21 ना ओवर टाइम एक्सपैंड होता गया, कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन लोगों ने निकालने लगे कि लाइफ टू लाइफ में तो मेरा ये भी आता है, राइट टू लाइफ में तो ये भी आएगा कि मुझे खाना मिले, राइट टू लाइफ में तो ये भी आता है कि हम पोल्यूशन फ्री रहें. तो ये सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे एक्सपैंड होती गई और आर्टिकल 21 बढ़ता गया. जैसे कि उसके अंदर ये आ गया कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, कि अगर मैं जी रहा हूँ तो अपनी रिस्पेक्ट के साथ जीऊँ, ये भी मेरी एक राइट है. तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया लाइफ का मतलब ये है कि सिर्फ लाइफ का मतलब ये नहीं हम सिर्फ जी रहे, लाइफ का मतलब है मोर देन मेयर सर्वाइवर, कि हमें रिस्पेक्ट मिले, हमें खाना मिले, हमें सब कुछ मिले, एक बेसिक नेसेसिटी मिले, ये भी लाइफ के अंदर कवर होता है. तो कहीं ना कहीं फिर आर्टिकल 21 के अंदर एक डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस को भी इंक्लूड कर दिया गया, इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट, जैसे कि उसको एडुकेट फूड मिले, शेल्टर मिले और हेल्थ मिले. तो इस तरीके की चीज़ें भी इंक्लूड हो गई. राइट टू प्रिवेसी इंक्लूड हो गई, ठीक है, जो कहता है कि रिकॉग्नाइज एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 इन द जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, ठीक है. केस, ये केस इतना फेमस और इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप न्यूज़पेपर में ऑलमोस्ट हर दूसरे से तीसरे दिन आप इसको न्यूज़पेपर में मिलेगा ही मिलेगा आपको. जो के.एस. पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है वो राइट टू प्रिवेसी को लेके है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. के.एस. पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. देन वी हैव राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर, कि हर एक इंसान की ये भी है एक राइट कि उसको मेडिकल केयर और हेल्थ केयर मिले. कल को बीमार पड़ जाए और पैसे नहीं हो तो भी उसको मेडिकल आप कह सकते हैं असिस्टेंस मिलना ज़रूरी है, ठीक है. सो द कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेट हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोवाइड एडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. और ये कौन से केस से आया, जो केस हमारे बुक में भी मेंशन है, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर सैनिटी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996. ये केस जब आया था पश्चिम बंगाल खेत मजदूर सैनिटी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के बीच में 1996 में, यहाँ से निकल के आया राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर, ठीक है. राइट टू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी फिर राइट टू लाइफ के अंदर आता है, कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू अ क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट. और ये कौन से केस से आया, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991. अब आप सोच रहे ये इतने सारे केसेस सारे याद करने हैं. देखिए ये केसेस कहाँ काम आते हैं, केसेस हमारे काम आते हैं जब हम मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं. और इसको यूज़ करना एक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब दिखाता है कि आपको नॉलेज है. तो अभी हम जितने भी केसेस देख रहे हैं 3-4 केसेस, अगर आपको 1 या 2 केसेस भी याद हो जाते हैं अभी के टाइम पे तो इट्स गुड. जैसे हम जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 वाला केस याद कर सकते हैं, जो कि हमारा राइट टू प्रिवेसी को लेके है. पश्चिम बंगाल खेत मजदूर सैनिटी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 वाला जो हमारे बुक का ही केस है, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर को लेके हम याद कर सकते हैं. राइट टू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट याद हो जाए अभी अच्छी बात है. सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, ठीक है, कि बिहार के स्टेट ने सुभाष कुमार जो थे उन्होंने ये केस लड़वाया था 1991 में, तो वहाँ से निकल के आया राइट टू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट. फिर राइट टू एजुकेशन भी आया कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स को मिलनी चाहिए, तो ये भी आर्टिकल 21 के अंदर कवर किया गया, ठीक है. राइट टू स्पीडी ट्रायल,
कि एक फेयर और स्पीडी ट्रायल आया, इज कंसीडर पार्ट ऑफ राइट टू पर्सनल लिबर्टी इंश्योरिंग दैट नो इंडिविजुअल इज डिटेन इनडेफिनाइटली विदाउट ट्रायल। ठीक है, जिसमें ये था कि जो ट्रायल होता है, ठीक है, किसी को भी अरेस्ट किया जा रहा है तो जो ट्रायल कराया जा रहा है एटलीस्ट वो तो फटाफट हो जाए। ऐसा नहीं उसको जेल में रख दिया, उसका केस ही नहीं सॉल्व हो रहा, स्टार्ट ही नहीं कर रहे, ये भी नहीं पता लग रहा कि वो सही है, उसने गलती की है, उसने क्राइम किया है नहीं किया, तो एटलीस्ट ट्रायल तो फास्ट हुए। ठीक है, जो कौन से केस से निकल के आया था, हुसैन एरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 से। ठीक है, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस को लेके कि प्रोटेक्शन मिले टॉर्चर वगैरह से, कुछ इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है, कुछ कस्टोडियल वायलेंस वगैरह हो रही है, तो वहाँ से निकल के आया राइट गारंटी पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, राइट टू लाइवलीहुड से आया राइट टू लाइफ के अंदर कि कोर्ट हैज़ हेल्ड द राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू लाइवलीहुड, कि जो राइट टू लाइफ है उसके अंदर हमारा राइट टू लाइवलीहुड भी आता है, एज विदाउट द मीन्स टू लाइफ द राइट टू लाइफ वुड बी मीनिंगलेस। ठीक है, ये केस भी हमारे बुक का है। राइट टू लाइवलीहुड यही कहता है कि राइट टू लाइफ का मतलब यही है कि हमारे पास राइट टू लाइवलीहुड हो, क्योंकि अगर हमारे पास अगर हम मतलब बिना किसी लाइफ के कहीं ना कहीं हमारी लाइफ भी मीनिंगलेस है, बिना किसी लाइफ के हमारी लाइफ भी मीनिंगलेस है। तो ये यहाँ से निकल के आया राइट टू लाइवलीहुड। कौन से केस से? ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन 1985। अब देखिए केएस पुत्तुस्वामी वाला केस जो है हमारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 वाला, जिससे हमारे पास क्या निकल के आया? राइट टू प्रिवेसी। ठीक है, फिर हमारे पास आया जो आपके बुक का केस है वो पश्चिम भिंगा करके जो केस था हमारा, कुछ ये रहा, पश्चिम बांगा खेत मजदूर सैनिटी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 वाला केस, जहाँ से हमारे पास क्या निकल गया? राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर। ठीक है, सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला केस था, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहाँ से निकल के आया राइट टू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। तो एटलीस्ट ये वाला केस, केएस पुत्तुस्वामी वाला केस, एंड उसके अलावा हमारे को ये वाला जो केस है ओल्गा टेरिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिससे हमारे पास राइट टू लाइवलीहुड है, ये केस हमें याद रखना ही रखना है। क्यों? क्योंकि हमारे ये दोनों केस बुक के हैं और एक वो जो केस है पुत्तुस्वामी वाला वो इम्पॉर्टेंट है। राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये भी एक केस से आया, इन द कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। कोर्ट ने ये बोला कि द लीगैलिटी ऑफ पैसिव यूथनेशिया एंड रिकॉग्नाइज द राइट टू रिफ्यूज लाइफ प्रोलॉन्गिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। जो कि ये केस क्या कहता था कि हर एक इंसान के पास राइट है कि वो रिफ्यूज़ करे, हर एक इंसान के पास राइट है कि वो मना कर दे। क्या मना कर दे? लाइफ प्रोलॉन्गिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, कि अगर उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाए, ऐसी आप ऐसे कह सकते हैं ऐसी इलनेस हो जाए जिसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी उम्र भर इलाज चलेगा, तो उस पर्सन के पास राइट है कि वो रिफ्यूज़ कर दे कि मुझे इलाज नहीं कराना। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ये कहता है कि उस बंदे के पास राइट है कि वो पैसिव यूथनेशिया ले ले। पैसिव यूथनेशिया मतलब एक तरीके से आप ऐसे बोल दीजिए, यूथनेशिया एक इंजेक्शन या मेडिसिन या कुछ एक ऐसा ट्रीटमेंट आप बोल दीजिए कि जिसमें एक इंसान पेनलेसली मर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की राइट कोर्ट ने दी है कि अगर कोई इंसान जिसको लाइफ लॉन्गिंग प्रोलॉन्गिंग मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके पास राइट है कि वो रिफ्यूज़ कर सकते मुझे ट्रीटमेंट नहीं कराना और मुझे पैसिव यूथनेशिया मतलब यूथनेशिया दे दीजिए। तो कोर्ट ने कहा है कि राइट टू डाई विद डिग्निटी भी एक हमारे पास राइट है। ठीक है, बट अब बात करें रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं आर्टिकल 21 पे। सो द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज़ नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, अब ये कितनी एब्सोल्यूट नहीं है कि हम इसमें बोलते सब कुछ ही इंक्लूडेड है, कुछ ना कुछ कंटेक्स्ट में इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। जैसे कि एक प्रोसीजर जो लॉ ने इस्टेब्लिश किया विच मस्ट बी फेयर जस्ट एंड रीजनेबल। ठीक है, कि एक कुछ प्रोसीजर लिखा है आर्टिकल 21 में कि ये प्रोसीजर है जिसमें हम इसको ये चीज़ें इंक्लूड नहीं कर सकते आर्टिकल 21 में। और ये कौन से केस से आया? मानेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 से आया। फॉर एग्जाम्पल, क्रिमिनल लॉज और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज अलाउड फॉर द डेप्रीवेशन ऑफ लिबर्टी अंडर सर्टेन कंडीशन, कि कुछ क्रिमिनल लॉज और कुछ ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशन है जिसमें एक इंसान की लिबर्टी को डिप्राइव कर सकते हैं कुछ कंडीशंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 21। कि आर्टिकल 21 को क्यों इंपॉर्टेंट बोला जाता है? आर्टिकल 21 को हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं हर एक इंडिविजुअल को फ्रॉम द आर्बिट्ररी एक्शन बाय द स्टेट। Its interpretation has made it a cornerstone for promoting social justice, human dignity and individual autonomy. So Article 21 is a dynamic provision evolving through judicial activism to protect and enhance fundamental human rights in India. ठीक है, last question, discuss the impact of shortages of judges on the delivery of justice to the litigants. हमें बताना है कि क्या इम्पैक्ट है शॉर्टेज ऑफ जजेस की। जब जजेस कमी पड़ जाती है तो उससे जस्टिस की डिलीवरी करने में लिटिगेंट्स पे जो केस फाइल कर रहे हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। हमने न्यूज़पेपर में भी अभी लास्ट लेक्चर में न्यूज़ देखी कि कितने 60 लाख अराउंड केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है।
तो उससे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना, कि लोगों को ऐसा लगेगा कि जस्टिस डिलेड, भाई हमारी जस्टिस इतनी डिले हो रही है कि केस ही पता नहीं कब सॉल्व होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा को जस्टिस डिनाई की जा रही है। यही तो लोगों को लगेगा ना, इम्पैक्ट तो बहुत पड़ेगा कि केसेस सॉल्व नहीं होंगे तो लोग सोचेंगे ही नहीं जुडिशरी कोर्ट में जाने का, तो कहीं ना कहीं देश में वो चीज़ें सॉल्व ही नहीं होगी, हमारी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो the shortage of judges in India has a profound impact on the delivery of justice, causing delays, inefficiencies, and hardship for litigants. So here is a detailed discussion on its impact. Delayed justice. So justice delay is justice denied. Pending cases, India has a massive backlog of cases. 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग 4.5 करोड़ केसेस इंडिया में हैं जो पेंडिंग है. शॉर्टेज ऑफ जजेस exacerbates दिस इशूज़ बाय इंक्रीजिंग द वर्कलोड ऑन द एग्जिस्टिंग जुडिशरी, कि इतने जजेस की शॉर्टेज होने की वजह से ये जो इतने केसेस पेंडिंग हो रही है, कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग काम करने वाले जुडिशरी जजेस वगैरह हैं उन पे लोड बढ़ता है. ठीक है, लिटिगेंट सफ़र करते हैं, जो इंसान फाइल कर रहा है केस, कहीं ना कहीं उसको सफ़र करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि उसके केसेस डिले हो रहे हैं. सो डिले प्रोलॉन्ग द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, कॉजिंग इमोशनल, फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. इमोशनली भी उस पर स्ट्रेस आएगा, फाइनेंशियली स्ट्रेस आएगा, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस आएगा, क्योंकि फॉर मैनी जस्टिस कम्स टू लेट टू मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइफ, कि इतने टाइम बाद जस्टिस मिल रही है कि कहीं ना कहीं अब तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उनको, जस्टिस मिल भी गई तो. ठीक है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज यही है, प्रोलॉन्ग लीगल डिस्प्यूट्स इन कमर्शियल केसेस डिटर इन्वेस्टमेंट, हर्ट बिजनेसेस एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, कि देश की फिर ग्रोथ भी रुकती है इससे. बर्डन होगा एग्जिस्टिंग जज पे, एक्सेसिव वर्कलोड होगा, काम बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्यूअर जजेस हैं जितने हमें चाहिए, तो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग जजेस के ऊपर काम होगा. जैसे इंडिया में अगर आज के टाइम पे हम बात करें तो 21 जजेस हैं पर मिलियन पीपल, 1 मिलियन लोगों के लिए 21 जज है. बट डेटा के अकॉर्डिंग कमीशन जो रिकमेंड करता है वो कहता है एटलीस्ट 50 जज तो होने चाहिए पर मिलियन लोगों के हिसाब से, तभी केस टाइम पे सॉल्व हो सकते हैं. आप देख रहे हैं कितना, हाफ से भी कम है. क्वालिटी ऑफ जजमेंट कहीं ना कहीं अच्छी नहीं होगी. ओवरवर्क जजेस में नॉट हैव इनफ टाइम टू एग्जामिन केसेस थॉरोली. अगर जजेस पे इतना सारा काम आ जाएगा तो वो केसेस को इतने अच्छे से थॉरोली देख ही नहीं पाएंगे. ठीक है, केसेस को इतने अच्छे से देख नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उनको जजमेंट में, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि फिर लोग अपील की चांसेस बनाएं कि हाई कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट पे चले गए, क्योंकि लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे. अगर केसेस इतने सारे दे दोगे तो वो ओवरव्यू ढंग से नहीं देखेंगे, और लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे तो लोग फिर सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, हाई कोर्ट पे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत आएगी. स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेन भी बढ़ता है जजेस के ऊपर, उनकी एफिशिएंसी इफेक्ट होगी, हेल्थ ख़राब होगा, मोरल ख़राब होगा. ठीक है, पब्लिक का ट्रस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि केसेस तो इनएफिशिएंसी आ रही है, कहीं ना कहीं केसेस टाइम पे सॉल्व ही नहीं हो रहे तो कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो प्रोलॉन्ग डिलेज एंड पेंडिंग केसेस लीड टू फ्रस्ट्रेशन अमंग लिटिगेंट्स, अंडरमाइनिंग कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी, लॉस ऑफ फेथ इन जस्टिस. कहीं ना कहीं जस्टिस में देखिए हमारा फेथ, हमारा विश्वास उठ जाएगा. पीपल में टर्न टू ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स और इवन इलीगल मीन्स. ठीक है, अलग अलग तरीके से कोशिश करेंगे, हो सकता है बदला लेने के लिए खुद ही मार दे वो अपने जो भी पार्टी ने उनके साथ गलत किया, तो कहीं ना कहीं फिर कोर्ट का एक्शन वेट करते करते लोग सोचते हैं खुद ही कर लेते हैं क्राइम, टू सेटल डिस्प्यूट्स, वीकनिंग द रूल ऑफ लॉ. ठीक है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर द मार्जिनलाइज. तो वही है कि अब जैसे कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन की अगर हम बात करें कि कितना खर्चा लग जाता है जो इंसान केस लड़ रहा है. अगर मैं किसी के लिए केस कर रही हूँ, मुझे पता है डिले हो रहा है, तो मेरे का कॉस्ट भी तो, मेरी भी तो कॉस्ट लगेगी ना, बार बार कोर्ट में जाने की कॉस्ट. केसेस डिले होंगे तो कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ेगी. कहीं ना कहीं जो गरीब लोग केस फाइल करेंगे उनको तो बहुत ही दिक्कत आएगी. क्यों? क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड प्रोलॉन्ग लीगल बैटल्स. इतनी लंबी लंबी लड़ाइयाँ वो लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि हर बार कोर्ट की फीस देना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उठाना, बहुत चीज़ें होती है. तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट पे इम्पैक्ट पड़ता है. सो डिलेड जस्टिस इन क्रिमिनल केसेस लीड टू लॉन्ग प्री ट्रायल डिटेंशन, इन्फ्रिंजिंग अपॉन द राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21. इम्पैक्ट ऑन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है. 70% ऑफ द प्रिजन्स पॉपुलेशन ऐसी है जो अभी भी अंडर ट्रायल चल रही है. ठीक है, मैनी लैंग्वेज इन जेल्स फॉर ईयर्स अवेटिंग ट्रायल ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ जजेस, की आज भी बहुत सारे ऐसे मतलब क्रिमिनल्स है, 70% क्रिमिनल्स जो जेल में बैठे हैं बिकॉज जजेस है नहीं और उनके ट्रायल हो नहीं पा रहे हैं. डिलेड ट्रायल. ठीक है, डिलेज इन डिसाइडिंग क्रिमिनल केसेस अफेक्ट विक्टिम्स, एक्यूज्ड इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, अंडरमाइनिंग डेटरेंस एंड रिहेबिलिटेशन. ठीक है, हिंड्रेंस टू जुडिशियल रिफॉर्म्स में हिंड्रेंस आता है क्योंकि स्लो इंप्लीमेंटेशन ऑफ चेंजेस, कि अगर जजेस कम होंगे तो कहीं ना कहीं जुडिशियल्स की एबिलिटी कम हो जाएगी कि वो रिफॉर्म्स लाएं, कुछ चेंजेस लाएं, क्योंकि बस इनके पास टाइम ही नहीं होगा. केसेस इतने भरे पड़े हैं कि वो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश नहीं कर पाएंगे. ठीक है, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं ला सकते, ई कोर्ट्स, स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स, फर्दर स्लोइंग द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम. तो कहीं ना कहीं केस के डिले होते रहेंगे. स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स ओवरलोडेड. ट्रिब्यूनल और फैमिली कोर्ट्स जो होते हैं ना, जो कुछ स्पेसिफिक केसेस देखते हैं, तो उनके पास तो इतने कम जजेस हैं, इतने कम वो है कि कहीं ना कहीं वो और भी ज़्यादा ओवरलोडेड फील करते हैं.
ठीक है। इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो कमर्शियल डिस्प्यूट की डिले हो रहा है कुछ कॉर्पोरेट को केसेस में, कुछ कमर्शियल डिस्प्यूट्स को लेके, जिसकी वजह से बिजनेसेस डिस्करेज हो रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही है, बिजनेस करने की आसानी नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो कमर्शियल डिस्प्यूट्स, सोशल फ्रिक्शन की डिलेड रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, स्पेशली प्रॉपर्टी, फैमिली और लैंड केसेस को लेके कहीं ना कहीं इतनी सोशल टेंशन आ रही है सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर, भाई वगैरह के अंदर, फैमिली के अंदर कम्युनल हार्मनी जा रही है। क्यों? क्योंकि केसेस तो सॉल्व हो नहीं पा रहे केस में, और आपस में ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपस में ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स की बात करें इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वैकेंसीज इन जुडिशरी, अगर हम रीसेंट रिपोर्ट की बात करें तो मोर देन 30% ऑफ द सैंक्शन जुडिशियल पोस्ट इन द हाई कोर्ट एंड 25% इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिमेन वेकेंट, कि आज भी अगर हाई कोर्ट में बात करें तो 30% वैकेंसीज खाली पड़ी है, 25% वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खाली है। केस पेंडेंसी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अराउंड 70,000 केसेस पेंडिंग है, वहीं हाई कोर्ट में 60 लाख पेंडिंग केसेस है। तो सोल्यूशन यही है कि शॉर्टेज ऑफ जजेस को हैंडल करने के लिए कि वैकेंसीज को भरने की कोशिश करें, ठीक है। जो भी जजेस हैं उनको भरने की कोशिश करें, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जजेस, ठीक है। तो पहला तो हमने देखा कि फिलिंग वैकेंसी प्रॉम्प्टली, कि कोशिश करें कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट हो रही है तो कोऑर्डिनेशन बढ़े एग्जीक्यूटिव और कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोऑर्डिनेशन बने कि केस जजेस की हायरिंग होए, ठीक है। नंबर ऑफ जजेस बढ़ा दिया जाए जितने भी चाहिए इन प्रोपोर्शन टू ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड केस लोड, की जितने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से जजेस अपॉइंट हुए, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है किसी कंट्री की तो उस हिसाब से केसेस हुए। टेक्नोलॉजी वगैरह लेके आए, ई कोर्ट्स लेके आए कि ऑनलाइन ही केस सॉल्व हो जाए, AI टूल्स लेके आए जिससे कि प्रोसेस क्या हो जाए, फटाफट हो जाए, पेपर वर्क कम हो जाए, और कहीं ना कहीं जजेस को भी हेल्प मिल जाए रिसर्च में, ठीक है। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लेके आओ। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम कभी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, जिसमें मेडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन है कि कोर्ट्स को कम बर्डन कम करने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, विल फॉर श्योर स्टडी दिस, ठीक है। जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, जुडिशियल रिफॉर्म में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करो, कोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करो, केस मैनेजमेंट सिस्टम लेके आओ जिससे कि डिले ना हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लेके आओ, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो कुछ स्पेसिफिक केसेस देख ले, फैमिली के, कमर्शियल डिस्प्यूट, फैमिली मैटर्स, वो फटाफट आए और केस सॉल्व करने की कोशिश करें। तो वही है, द शॉर्टेज ऑफ जजेस क्रिटिकली हैम्पर्स द डिलीवरी ऑफ टाइमली एंड क्वालिटी जस्टिस, वीकनिंग द जुडिशरी रोल एज प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। सो एड्रेसिंग दिस इशू इज़ एसेंशियल टू इंश्योर जस्टिस रिमेन एक्सेसिबल। इन इशूज़ को हैंडल करना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि जस्टिस एक्सेसिबल रहे सबके लिए, अफोर्डेबल भी रहे और एफिशिएंट भी रहे, और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करे और पब्लिक ट्रस्ट को भी इंक्रीज़ करे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वैकेंसीज फिल हुए, ठीक है। सो दिस वॉज इट, हमारा डे 42 ख़त्म हो गया है। कल हम नए टारगेट के साथ मिलते हैं डे 43। थोड़ा सा मेरी तबीयत वगैरह आजकल लाइक आई एम हैविंग अ लाइक फीवर काफ़ी ज़्यादा है मुझे, तो इस वजह से थोड़ा वीडियो में डिले हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कल का टारगेट मिलेगा डे 43, कल मिलते हैं हम नेक्स्ट टारगेट के साथ। गुड नाइट, टेक केयर।